हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राममोहन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण के अंतर्गत घोष और अघोष व्यंजन पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ है। आप इसको शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में जाकर के मैं इसके पूर्व में जो मैं आपको अल्प प्राण महाप्राण व्यंजन पढ़ाया हूँ उसका और अघोष और सघोष इन दोनों व्यंजन वर्णों के समूह का वर्गीकरण जो है एक दो शार्ट ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि वीडियो इस नाते बनाया जाता है कि कुछ ऐसे इसमें शब्द होते हैं कि जो वीडियो में सुनने से ही समझ में आता है, और शार्ट ट्रिक तो कोई बना सकता है लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं आता है। इस कारण हमको जो है पूरा वीडियो देखना चाहिए, और वीडियो में जो शार्ट ट्रिक है वो कहाँ किस प्रकार से बैठाया गया है, उसका क्या अर्थ है और कैसे हम उसको निकालेंगे, इसका तौर तरीका मेथड और मैनर उसमें बताया जाता है। तो बिना वीडियो देखे आप ये चाहें कि हम शार्ट ट्रिक के माध्यम से जो है उसको लगा लेंगे, उसको हम हल कर लेंगे, तो यह गलतफहमी होगी। इस नाते हमको पूरा वीडियो देखना चाहिए। और वीडियो में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं कि उस शब्द का जब तक हम व्याख्या और अर्थ नहीं समझेंगे तब तक हम जो है शार्ट ट्रिक के माध्यम से केवल नहीं लगा सकते। और शार्ट ट्रिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका उस शब्दों का व्याख्या और वर्गीकरण भी। तो कहने का मतलब है कि हम जो आज अघोष और सघोष व्यंजन पढ़ाने वाले हैं इसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी परीक्षा जैसे टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी या रेलवे, बैंकिंग, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में इन जैसे सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण या फिर उच्चारण स्थान के आधार पर या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्णों और स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है उनसे 2, 3, 4 प्रश्न तो अनिवार्य रूप से आता ही आता है, कंपल्सरी है। तो कहने का मतलब जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि मतलब अघोष व्यंजन क्या होता है, सघोष व्यंजन क्या होता है, अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, और जैसे मान लीजिए दे देगा इसमें उदाहरण के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दे देगा क, ख, ग, घ, अंगा। अब इसमें पूछ देगा कि ये जो ग है ये कौन व्यंजन है, कौन व्यंजन है। इसमें 4 प्रकार हो सकता है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है कि सघोष है कि अघोष है, ठीक है। या इसी से पूछ देगा कि किस वर्ग का है, जैसे किस वर्ग का मतलब ये कंठ ध्वनि है कि मूर्धन्य ध्वनि है कि वर्ष्य ध्वनि है कि तालव्य ध्वनि है कि ओष्ठ ध्वनि है या कंठोष्ठ ध्वनि है, ठीक है। तो यह सब जो है एक अक्षर दे देगा और इसमें पूछ देगा कि अल्पप्राण ध्वनि है या कि महाप्राण ध्वनि है कि सघोष ध्वनि है कि अघोष ध्वनि है कि कंठ ध्वनि है कि मूर्धन्य ध्वनि है कि वर्ष ध्वनि है कि तालव्य ध्वनि है कि ओष्ठ ध्वनि है, कंठोष्ठ ध्वनि है कि कंठ तालव्य ध्वनि है, ठीक है। या फिर पूछ देगा कि ये जो है स्वर अंतर्मुखी है, ठीक है। या फिर पूछ देगा कि अंतस्थ है, ठीक है। या पूछ देगा ऊष्म व्यंजन है, या पूछ देगा ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। या पूछ देगा संघर्षी व्यंजन है। तो ये सब जो है क्या है, ये सब जो है एक वर्ण है लेकिन प्रश्न कितना है, इतना ज़्यादा है। अब आप बताइए कि बिना वीडियो देखे आप कैसे जो है, मैं आपको जो है अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष का तो ट्रिक बता दूंगा, ये तो आप जान जाएंगे, लेकिन बाकी जो है कंठ ध्वनि, मूर्धन्य ध्वनि, वर्ष ध्वनि, तालव्य ध्वनि, ओष्ठ ध्वनि, कंठोष्ठ ध्वनि, कंठ तालव्य, स्वर अंतर्मुखी, अंतस्थ, ऊष्म, ऊष्म संघर्षी, संघर्षी और भी है। जैसे पार्श्विक पूछ देगा, पार्श्विक ध्वनि, या फिर पूछ देगा लुंठित ध्वनि, फिर या पूछ देगा प्रकंपित ध्वनि, ठीक है।
प्रकम्पित ध्वनि, या पूछ देगा कि अर्ध स्वर। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से और भी बहुत ज़्यादा ये सब क्या है, वर्ड और वर्डों का क्या है, उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर जो है उनका विभेदीकरण है। इतना है, तो बताइए आप कैसे बता देंगे। अब पहली सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये मत समझ लीजिए कि हम इस सब्जेक्ट को छोड़ करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो उसमें हम पढ़ लेंगे तो उसमें से हम पास हो जाएंगे। ठीक है, या जिस वीडियो कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए आप लाभ हानि पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ऐकिक नियम पढ़ रहे हैं, ठीक है, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, तो आप मान लीजिए साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो उसमें साधारण ब्याज छोड़ो यार, चलो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं, उसमें से हो सकता है यार चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना शुरू किए, अरे यार छोड़ो ये लाभ हानि चलते हैं पढ़ते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते तो चक्रवृद्धि ब्याज से ही आएगा, लाभ हानि से नहीं आएगा। लाभ हानि पढ़ छोड़ करके आप जो है ऐकिक नियम पे जा रहे हैं, काम ब्याज काम चाल समय पे आ जा रहे हैं, तो ये थोड़ी ना है कि आप जो है जल्दी जल्दी भागते जा रहे हैं ट्रेन की तरह और उसमें से आपको आ जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट को गहनतापूर्वक, कैसे गहनतापूर्वक उसके जड़ तक जाकर जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम किसी भी परीक्षा को पास नहीं कर सकते। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, भागने से नहीं आपको जो है नंबर मिल जाएगा। आपको अस्थाई बैठ करके ध्यानपूर्वक दिल दिमाग में बैठा करके हर एक चीज़ का गहन और सीरियस जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक ये कहिए कि हम कोई परीक्षा पास कर लें, बीट कर लें, तो नहीं हो पाएगा। कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, मान लीजिए वर्ड पढ़ रहे हैं और वर्ड में आप सोच रहे हैं यार छोड़ो यार ये कठिन है, थोड़ा बहुत जो है जटिल है, इसको छोड़ो, चलो हम जो है सेंटेंस पढ़ते हैं, व्यंजन पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जाएंगे फिर वही बात आएगी यार छोड़ो दूसरे विषय में जाते हैं पढ़ते हैं। तो इस तरह से भागम भाग से नहीं आपको पास हो पाएंगे। हर सब्जेक्ट को आपको गहनतापूर्वक पढ़ना होगा, उसका नोट बनाना पड़ेगा। जो आपको महत्वपूर्ण सब्जेक्ट लगे या महत्वपूर्ण प्रश्न लगे या महत्वपूर्ण आपको जो है क्वेश्चन लगे या महत्वपूर्ण शब्द लगे, उसका आप नोट बनाइए, उसको लिखिए और उसको जब आप परीक्षा देने जाएं तो एक नज़र आप देख लेंगे, क्योंकि वीडियो आपने पहले देखा है, एक नज़र देखेंगे तो पूरा वीडियो का दृश्य आपके सामने आ जाएगा और आप परीक्षा में जाएंगे। तो मैं आपके भविष्य का मैं शुभकामना करता हूं कि आप लोग अवश्य जो है जिस काम में के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको पूर्णतः सफलता मिले और आप लोग अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार और ग्राम समाज, देश का जो है नाम रोशन करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको यह वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है हमारे वीडियो के नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे, उसमें 3 घंटी दिखाई देगी, जो ऊपर की घंटी होगी जिसमें आल लिखा होगा, वो आल वाला बटन आप दबाएंगे। उसके बाद जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा चौरसिया कोचिंग क्लास। उसके बाद मैं जितना भी वीडियो बनाऊंगा वह सब आप जो है निरंतर कंटिन्यू आपके पास जाता रहेगा। तो ठीक है, आप लोग हमारा जो वीडियो है अगर हमको अच्छा लगेगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को जो है शेयर करना न भूलिएगा। तो ये जो हम पढ़ा रहे हैं यह न केवल जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए है, बल्कि बेसिक शिक्षा, मिडिल, जूनियर, हाई स्कूल, बीए, बीटीसी सबके लिए जो है, बीएड के लिए सबके लिए जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो पहला कदम होता है वही महत्वपूर्ण होता है। आप मान लीजिए मंजिल है और मंजिल पे आपको चढ़ना है, ठीक है, तो मंजिल पर चढ़ने के लिए क्या है, आप जो है कहें डायरेक्ट जो है हम मंजिल पर चढ़ जाएं और छत पर पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है एक एक कदम आगे चलना होगा, तभी आप मंजिल पे पहुंचेंगे। इसके लिए आपको पहली सीढ़ी से चलना पड़ेगा, ठीक है, और पहली सीढ़ी ही सफलता का जो है मानक निर्धारण करती है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय नहीं ले करके। तो हम आपको जो है अघोष और सघोष व्यंजन पढ़ाने वाले हैं। तो इसके पूर्व के जो है वीडियो में मैंने बता दिया था, शॉर्टकट में बता भी दे रहा हूँ कि जो है अघोष और सघोष व्यंजन किसे कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है स्वर
तंत्रीय कंपन के आधार पर। ये हमारा 10वां वीडियो है। इसके पहले मैं 9 वीडियो बना चुका हूँ वर्ड विचार के अंतर्गत। ये हमारा वर्ड विचार के अंतर्गत जो है ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं वर्ड विचार के अंतर्गत जो है आपको प्रश्नोत्तरी भी दूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, इसके बाद देने वाले हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है स्वर तंत्री कंपन के आधार पर इसके 2 भेद हैं। इसके पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ, अब उसको दोबारा नहीं बताना चाहता हूँ। तो इसके जो है 2 भेद होते हैं, पहला है अघोष व्यंजन और दूसरा है घोष या सघोष व्यंजन। ठीक है, अब अघोष व्यंजन की क्या परिभाषा है हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की जो परिभाषा पहले उसको हम देखते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर, हवा कहाँ से निकलने पर, गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन व्यंजन वर्णों को अघोष व्यंजन कहते हैं। एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मनुष्य है, अब ये हमारा जो है मुख है, ये पूरा अंग क्या है, मुख है। यहाँ से एक श्वास नलिका निकली हुई होती है, ठीक है। और यहाँ हमारा कंठ होता है, क्या होता है, कंठ होता है। उसके बाद कंठ के बाद तालु होता है, यहाँ पर आपका मूर्धा होता है, यहाँ आपका दांत होता है या दंत होता है, यहाँ आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, ठीक है। ये आपका कंठ है, ये आपका तालु है, ये आपका मूर्धा है। इसके विषय में मैं जो है पूर्व के वीडियो में बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ, इसको आप सचित्रीकरण देख सकते हैं। तो ये जो हमारी श्वास नलिका है, जब ये श्वास नलिका के माध्यम से जब ये हवा हमारी यहाँ से निकलती है और मुख से बाहर जाती है, तो जो है ये जो स्वर तंत्रिकाएँ हैं, मतलब ये हमारा जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत ये हैं, और इनके अंदर जो है एक स्वर तंत्रिका होती है जो बहुत ही मुलायम होती है, कोमल होती है। वो टच न करें, वो क्या करें, जो हमारी हवा, जो प्राणवायु निकलती है, वो जो स्वर तंत्रिकाएँ होती हैं वो हमारे हवा को, हमारे वायु को, हमारे प्राणवायु को टच न करें, मतलब उसमें घर्षण न करें, मतलब वो स्वतंत्र रूप से क्या करें, वो बाहर निकल जाएं। और जब ये बाहर निकलती हैं तो उस समय जिस वर्ण का उच्चारण होता है वही हमारा जो है क्या है, अघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब इसको दूसरे व्यंजन में हम पढ़ेंगे, दूसरे उदाहरण में। देखिए यहाँ लिखा है अघोष व्यंजन। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, मतलब जब हवा हमारी निकलती है तो जो हमारी स्वर तंत्रिकाएँ यहाँ पर हैं, इसमें स्वर तंत्रिकाएँ जो यहाँ पर हैं, इनमें जो है क्या नहीं होता, कंपन, माने तरंगित नहीं होती हैं, उन व्यंजन वर्णों को अघोष व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गया है। अब आपको हमको बताना है स्वर तंत्रिकाएँ किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बीच में स्वर तंत्रिका आ गया है। क्या आ गया है, स्वर तंत्रिका आ गया है। तो हमारा जो वीडियो होता है, हम अपने वीडियो में पूरा प्रयास करते हैं कि जो नई शब्दावली आ जाती है उसको हमको उसका परिभाषा बताना पड़ता है, और बताते भी हैं, जिससे कि हमारे बच्चे ये न समझना है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हवा गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन व्यंजन वर्णों को अघोष व्यंजन। अब स्वर तंत्रियाँ क्या हैं इसको नहीं जानते हैं, हम आगे बढ़ जाएँ तो वो ज्ञान अधूरा होता है। हमको जो है कोई भी नया शब्दावली आने पर उसको हमको समझना चाहिए। तो हम यहाँ आपको बताते हैं स्वर तंत्रिकाएँ क्या हैं। ये हमारे कंठ में होती हैं। कहाँ होती हैं, ये हमारे कंठ में होती हैं। देखिए यहाँ कंठ है ना, देखिए ये हमारा कंठ है, ठीक है। सबसे नीचे क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। जो घाटी हम लोग देखते हैं ना, घाटी, उसी घाटी के पास हमारा क्या होता है, वही घाटी समझिए कंठ है। तो ये जो है कंठ है, तो क्या कर रहा है, ये हमारे कंठ में हो। जब तक आप अघोष सघोष व्यंजन की परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक आप उसका विभेदीकरण वर्गीकरण नहीं कर पाएंगे। यह हमारे कंठ में होती हैं, जिनमें कंपन पैदा होती है। कंपन पैदा मतलब कंपन जो है हमारी प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, उत्पन्न होती है। यह जो हमारे की स्वतंत्र कहाँ होती हैं, हमारे कंठ में होती हैं, जिनमें कंपन पैदा होती हैं। अगर हम व्यंजन वर्णों के उच्चारण में इनका प्रयोग न करें, जब हम व्यंजन वर्णों का उच्चारण करें तो इन
स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग न करें, उपयोग न करें, यूज न करें तो अघोष व्यंजन उत्पन्न होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप कि एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जिसके आप क्लियर जान जाएंगे कि अघोष व्यंजन कौन है, कैसे होते हैं, उनकी पहचान क्या है, उनका उच्चारण कैसे होता है, इसको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आप देख लीजिए मैंने लिख दिया है अघोष व्यंजन। एक बात दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अघोष व्यंजन मतलब होता है कानाफूसी ध्वनि। कौन होता है? कानाफूसी। कानाफूसी आप जानते हैं जैसे कुछ लोग कान में जो है कोई बात कहते हैं तो इस तरह बोलते हैं कि जैसे वो मतलब कोई दूसरा न सुन ले, तो इसको हम कौन आवाज़ कहते हैं? कानाफूसी। तो मतलब कान में फुसफुसा कर बोलना। कानाफूसी का मतलब क्या होता है? कान में फुसफुसा कर बोलना। तो जो कान में फुसफुसा कर बोला जाता है वही कानाफूसी ध्वनि होती है, जिसको अंग्रेजी में विस्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्पर। ठीक है। तो जो अघोष व्यंजन होता है वो समझ लीजिए कि कानाफूसी वाली ध्वनियाँ जो होती हैं वही जो है अघोष व्यंजन होती हैं। अब अघोष व्यंजन कैसे बोला जाता है, कैसे उच्चारित होता है, उसको हम बता रहे हैं, जिससे आप जान जाएंगे कि कौन स्वर जो है कानाफूसी वाला है और जो कानाफूसी वाला स्वर है वही वर्ड है वही जो है अघोष व्यंजन है। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है। क्या लिखा है? तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम जो ये बोला है तुम कहाँ जा रहे हो, ये इसमें मैं स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस तरह बोल रहा हूँ। लेकिन जब इन्हीं जो हमारी प्राण वायु है जिससे हमारी जो है वर्ण उच्चारित होते हैं, उन वर्णों के उच्चारण में अगर हम स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग नहीं करते हैं तब हमारी आवाज़ किस तरह निकलेगी, यह आप मतलब देखिए या सुनिए। अब मैं इसी शब्द को बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ देखिए। मैं अपने स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग नहीं करूँगा और नहीं कर रहा हूँ, तब हमारी आवाज़ कैसे जा रही है, कैसे बोली है? तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आओ एक बात बताएं, आओ एक बात बताएं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। जब स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग नहीं करूँगा तो हमारी आवाज़ कैसी होगी? जैसे हम किसी के कान में फुसफुसा कर बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है ना। कुछ लोग जानते होंगे कि कान में बोलते हैं, बहुत धीरे से बोलते हैं, तो वही कानाफूसी जो होती है वही चीज़ क्या है? अघोष व्यंजन होता है। ठीक है। एक बार और मैं जो है इस आवाज़ को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ लिखा है तुम कहाँ जा रहे हो। अब जो मैं बोला हूँ ना, ये जो है इसमें स्वर तंत्रिकाओं का प्रयोग किया हूँ तो ये घोष व्यंजन हो जाएगा। जब इस तरह बोलूँगा तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें समझिए कि स्वर तंत्रिकाओं का मैं क्या कर रहा हूँ? प्रयोग कर रहा हूँ। और जब मैं कानाफूसी में बोलूँगा तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, आओ एक बात बताएं, आओ एक बात बताएं। अब ये जो मैं बोला हूँ ये है अघोष व्यंजन। ठीक है। एक उदाहरण के तौर पर मैं खुद फिर बता दे रहा हूँ। पहले देख लीजिए कि कौन कौन वर्ड जो है अघोष व्यंजन है, उसके बाद मैं एक उदाहरण देकर बताऊँगा। और यहाँ देखिए मैं लिख दिया कान में फुसफुसाना, कान में फुसफुसाना। तो जो कान में फुसफुसाने जैसी आवाज़ जो निकले, एक गारंटी के साथ आप जान लीजिएगा कि वो कौन वर्ड होंगे? कानाफूसी वाला जो वर्ड होंगे वो कौन होंगे? अघोष व्यंजन होंगे। अब कैसे हम अघोष व्यंजन बोलते हैं इसको मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसका जो है व्याख्या करूँगा। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा है। ठीक है। अब इसमें ये स्पर्शी व्यंजन है कवर्ग के। किस वर्ग के हैं? कवर्ग का जो है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत ये है। लेकिन अब इसमें कौन जो है अघोष व्यंजन है? तो इसमें ये जो पहला है और जो दूसरा है ये आपका जो है अघोष व्यंजन है। कौन है? अघोष व्यंजन। कौन है? अघोष व्यंजन। ठीक है। और बाकी जो ये तीन बचा है ये आपका है सघोष व्यंजन। कौन है? सघोष व्यंजन। ठीक है। अब देखिए एक ही वर्ग में है, क वर्ग में है, लेकिन दोनों में अंतर है। ये जो पहला और दूसरा अक्षर है ये आपका क्या है? ये पहला और दूसरा जो है आपका अघोष है, और जो ग, घ, अंगा है ये क्या है? सघोष है। ठीक है। अब इन दोनों में बोलने तो हम लोग एक ही तरह बोलते हैं। सभी लोग क ख ग गंगा बोल देते हैं, क ख ग गंगा, क ख ग गंगा, लेकिन इनमें अंतर है बोलने में। अब कैसे बोलेंगे? ख,
क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। अब क ख हम कैसे बोल रहे हैं? काना फूसी की आवाज़ में बोल रहे हैं। देखो, देखिए, ख, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। अब ये जो क और ख है, ये काना फूसी की आवाज़ में मैं बोल रहा हूँ, और इसी तरह बोलना भी चाहिए। और इस नाते यह जो है कौन व्यंजन है? अघोष, क्योंकि इसके बोलने में हमारी जो गले की हवा है या सांस है, ये देखिए, आप बोल करके देखिए, वो सीधे मतलब मुंह से बाहर आ रही है, और बीच में कहीं जो है, कहीं टच नहीं कर रही है, कहीं स्पर्श नहीं कर रही, कहीं संघर्ष नहीं कर रही है, बड़े आराम से निकल रही है। कैसे? क, ख। बोलिए, आप भी बोलिए हमारे साथ, देखिए। क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, च, छ, ज, झ, या। तो इसको कैसे बोलेंगे? च, छ, ज, झ, या। एक बार फिर देखिए, छ, छ, ज, झ, या। तो इसके बोलने में और इसके बोलने में, मतलब इसके उच्चारण में, इसके उच्चारण दोनों में क्या है? अंतर है, डिफरेंस है। ये पहला जो हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, कानाफूसी की आवाज़ में बोल रहे हैं, ये हमारा क्या है? अघोष व्यंजन है, ये पहले का दो। और बाकी जो हम थोड़ा तेज बोल रहे हैं ना, इसमें कंपन हो रहा है, मतलब हमारे स्वर तंत्रिकाओं में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है, प्रक्रिया और क्रिया और प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, टकराव हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है यह ज, झ, या जो है ये घोष व्यंजन, क्योंकि इसमें हमारी स्वर तंत्रिकाएँ हमारे हवा से टकरा रही हैं, हमारे प्राण भाव से टकरा रही हैं, उसमें कंपन उत्पन्न हो रहा है। इस नाते जो है ये सघोष व्यंजन है। अब घोष और सघोष दो नहीं है, एक ही चीज़ है। घोष और सघोष दो चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है। कैसे? जैसे मान लीजिए, गणित में आप जाइए, मैथ में, यहाँ 2 लिखा है और यहाँ 2 प्लस है। ठीक है। यहाँ क्या है? 2 प्लस है और यहाँ कोई चिन्ह नहीं है। तो कहने का मतलब यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है। क्या है? प्लस यहाँ क्या है? छुपा हुआ है। मतलब ये प्लस सहित है, ये 2 है ना, तो इसको एक तरह समझिए, ये प्लस सहित है, इसके आगे 2 छुपा हुआ है, तो ये प्लस सहित है। इसी प्रकार जो है ये घोष जो शब्द है, इसमें स छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? स। और स मतलब होता है सहित। स मतलब क्या होता है? सहित, मतलब घोष सहित। क्या होगा? घोष सहित। ठीक है। घोष मतलब होता है नाद, इसका एक अर्थ होता है, घोष मतलब नाद। नाद मतलब आवाज़, आवाज़ मतलब गर्जन। ठीक है। तो जब हम ज, झ, य बोलते हैं, तो हमारी आवाज़ में एक नाद निकलती है, एक आवाज़ निकलती है, कंपन निकलती है, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है, टकराव होती है, संघर्ष होता है। तो उसी नाद, उसी टकराव, उसी संघर्ष, उसी क्रिया और प्रतिक्रिया को हम घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष। या आप जानते ही हैं कि जब युद्ध होता था, जैसे रामायण महाभारत देखते होंगे, तो जब रामायण और महाभारत का युद्ध शुरू होता है, तो क्या होता है? उद्घोष होता है। क्या होता है? उद्घोष होता है। क्या होता है? उद्घोष। और उद्घोष कैसे होता है? एक जो है तिरछा टाइप का जो है एक ऐसे यंत्र होता है, ध्वनि होता है, वादन यंत्र होता है, इसमें मुंह में लगा करके लोग बोलते हैं और बहुत तेज़ आवाज़ में निकलती है, घुघू घुघू घुघू। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि अब युद्ध की रणभेरी बज चुकी है। तो ये क्या निकलता है? एक ध्वनि निकलती है। तो उसी प्रकार से जो है ये जो है ज, झ, य में जो है एक नाद, एक ध्वनि और एक जो है टकराव उत्पन्न होता है। तो इस नाते जो है इसको घोष या नाद ध्वनि कहते हैं। और ये जो च, छ है, इसमें जो है नाद ध्वनि टकराव नहीं निकल रहा है, इस नाते यह अघोष व्यंजन है। तो यह किसी भी जो है किसी भी स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन का पहला और दूसरा अक्षर होता है। जैसे स्पर्शी व्यंजन है ना, तो स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। तो इसमें जो है जैसे क, च, ट, त, प। ठीक है। तो कचट में होगा क वर्ग से, आइए क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में आइए च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो इसमें हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है। तो इसको जो हम वर्गीकरण कर देंगे, अलग अलग कर देंगे,
तो इसमें जो पहला और दूसरा है ये दोनों, ये कौन हो गया? अघोष व्यंजन। कौन व्यंजन हो गया? अघोष व्यंजन। और ये जो बच रहा है 3 लाइन वाला, ये आपका है सघोष व्यंजन। ठीक है, सघोष को ही घोष कहते हैं। ये चीज़ मैंने समझाया कि इसके पहले प्लस छुपा हुआ है, जैसे स छुपा हुआ है, स घोष। ठीक है, घोष या सघोष दोनों बात एक ही है। तो अब कहने का मतलब एक चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि अल्प प्राण, जैसे यहाँ लिखा है अल्प प्राण, उसके बाद क्या आता है? महाप्राण। ठीक है, उसी प्रकार क्या आता है? अघोष। क्या आता है? अघोष। फिर क्या आता है? सघोष। ठीक है, ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो अल्प में देखिए, जब हम स्वर और व्यंजन में जाते हैं, वर्णमाला में जाते हैं, तो पहले किससे स्टार्ट होता है? य से स्टार्ट होता है। उसी तरह जो अघोष में आएंगे तो इसमें भी यह है। तो यह से मैंने आपको इसको पूर्व के वीडियो में भी विस्तृत रूप से बताया था कि यह मतलब पहला अक्षर क्या हो गया? पहला। और अघोष में भी क्या हो गया? पहला। ठीक है, अब अघोष में पहला और दूसरा एक साथ है, और तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये आपका जो है मेड़ है खेत का, इसके जो है 1 और 2 ये आपका हो गया अघोष व्यंजन, और 3, 4, 5 वर्ग वाला आपका हो गया सघोष व्यंजन। ठीक है, इसी प्रकार अल्प प्राण में यह आ रहा है पहले, तो पहला अक्षर और तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, और महाप्राण चूँकि सम है, सम मतलब दूसरा और चौथा, ये आपका अक्षर होगा। ठीक है, ये इसका पहचाना। प्राण का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर, महाप्राण का दूसरा और चौथा अक्षर। और अघोष में 1 आ रहा है, पहले आ रहा है, तो 1 और 2, उसके बाद सघोष में 3, 4, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अल्प प्राण और अघोष और सघोष व्यंजन का वर्गीकरण और विभेदीकरण करेंगे। आगे देखिए, फिर क्या कह रहा है? तो आप जान ही गए कि तुम कहाँ जा रहे हो, आओ एक बात बताइए। तो जान ही गए कानाफूसी आवाज़ में किस तरह बोलते हैं। अब आगे देखिए, अघोष व्यंजनों की संख्या 13 होती है। अघोष व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 13 होती है, जबकि सघोष व्यंजनों की संख्या 31 होती है। इसी को ठीक उल्टा, जैसे यहाँ 13 है ना, तो 13 में पहले 3 लिख दीजिए और 1, कितना हो गया? 31। ठीक है, यहाँ उदाहरण में मैं आपको बता दूँ, ये जरूर प्रश्न आता है टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, टीसी जो है कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में जरूर आता है। कभी कभी पूछ भी देता है कि अघोष वर्णों की संख्या कितनी है? अघोष वर्णों की संख्या। ठीक है, तो ये होता है 13। इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यहीं इसका जो है घोष, ठीक है, घोष वर्णों की संख्या पूछ देता है, तो इसकी संख्या जो है इसी का उल्टा हो जाएगा। 3 पहले आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। कितना हो गया? 31। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 44 हो जाएगा। देखिए, 3 1 4 और 3 1 4, 44। तो हिंदी में कितना वर्ण की संख्या है? हिंदी वर्णों में उच्चारण के रूप में, जो हिंदी वर्ण है उच्चारण के रूप में जो है कितनी है संख्या? 44। और लेखन में जो होता है हिंदी वर्ण की संख्या कितनी है? आपका 52। इसको याद रखिएगा दिमाग में कि जो उच्चारण के रूप में हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या है? 44। और लेखन के रूप में हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्या है? 52। ठीक है, कुछ बच्चे जैसे प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि हिंदी वर्णमाला में कितनी संख्याएं हैं, तो वहाँ एक 44 भी रहता है, 52 भी रहता है, 33 भी रहता है, 49 भी रहता है। तो वहाँ हमको प्रश्न समझना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। उच्चारण के रूप में हिंदी वर्णमाला में अगर कहेंगे तो 44 ही हैं, लेकिन जब लेखन के रूप में आ जाएंगे तो 52 होते हैं। जैसे आपका स जो है क्या है? लेखन में है। ठीक है, लेकिन ये स्र जो आपका है ये क्या है? लेखन में नहीं है, ये लेखन में है और ये उच्चारण में है। ठीक है, ये क्या है? ये उच्चारण में है, तो इसकी संख्या कम होगी। और ये जो श्रय आ गया ये क्या हो गया? एक बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह आपका जो है छ, त्र, ग, ये सब संयुक्ता अक्षर है, ये सब भी बढ़ जाते हैं। फिर देखिए ढ एक आता है, ढ उत्क्षिप्त व्यंजन में, और ढ आता है। ये सब क्या है? ये सब जो है बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लेखन में जो है हमारी हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, और उच्चारण
उच्चारण के रूप में हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। तो मतलब आ गया तो बता दिए। फिर आगे देखिए, ऐसे वर्ण, हाँ, उस अघोष व्यंजनों की संख्या 13 होती है, जबकि सघोष व्यंजनों की संख्या इसी का उल्टा 31 होती है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम व द्वितीय वर्ण तथा स श श व्यंजन अघोष व्यंजन हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए अघोष व्यंजन। ठीक है। अब देखिए अघोष व्यंजन कौन कौन है। यहाँ पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रथम व द्वितीय मतलब फर्स्ट और सेकंड वर्ण। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि ये आपका कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग है। इसमें जो पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। लेकिन इसको बोलेंगे कैसे? ख, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श। समझ रहा है ना? तो जो इस तरह से हम श बोलते हैं, अब आपको सोच रहे होंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार हम श बोलते हैं, कैसे शाँ बोलते हैं ना, श को श श, इसको ये मूर्धन्य श है, इसको देखिए बोलिए, मूर्धन्य में जीभ को मूर्धन्य में ले जा करके बोलिए श। और ये दंती सर है, इसमें दांत से बोलिए श। ठीक इसी आवाज़ में ये सब को बोलना चाहिए। क को क तरह नहीं बोलना, क, ख, छ, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, श, श। ये आपका क्या है? अघोष व्यंजन है। ठीक है। अब क्लियर हो गया ना? जिस प्रकार हम ऊष्म व्यंजन, ये कौन व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन को श श श करके बोलते हैं, उसी प्रकार जो है ये अपना स्पर्श व्यंजन का क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ को भी बोलना चाहिए। इस प्रकार से अगर देखें तो अघोष व्यंजनों की संख्या कितना है? टोटल 13 है। कौन कौन? 10 कौन हो गया? क, ख 2, च 6, 4, ट ठ 6, त थ 10 नहीं 8 और प फ 10 स्पर्शी व्यंजन में हो गए, और 3 श आपका कुल 13 हो गया। इसमें है नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा, इसमें है नहीं रहता है। ठीक है। अब आगे देखिए फिर क्या कह रहा है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु स्वर तंत्रियों से बिना घोष किए, मतलब घोष मतलब नाद माने आवाज़, बिना घोष किए टकराव, स्पर्श, संघर्ष, क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख। ठीक है। मतलब ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे प्राणवायु के स्वर तंत्रियों में बिना नाद किए, मतलब बिना आवाज़ किए, बिना टकराव, बिना संघर्ष किए जो वर्ण उत्पन्न होता है, उन्हें ही हम अघोष व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखिए, ये आपने देख ही लिया अघोष व्यंजन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। यहाँ मैंने आपको बताया कि अघोष व्यंजन पहला वर्ण होता है और जो है दूसरा वर्ण होता है। इस प्रकार से 5 इसमें 5 5 5 10, यहाँ देखिए 5 5 10 और 6 मिलाकर कुल 13 होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये ग, घ, अंगा, ज, झ, इया, ड, ढ, अड़ा और द, ध, न, ब, भ, म, ये क्या है? आपका सघोष व्यंजन है। इसको हम आगे पढ़ाएंगे। फिर आपका जो है यहाँ देखिए घोष व्यंजन। ठीक है। घोष व्यंजन में आप देखें, घोष व्यंजन की परिभाषा क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारा श्वास गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा करता है या होता है, उन व्यंजन वर्णों को घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, हमारे स्वर तंत्रियों में जो हमारे कंठ में होता है, उनमें क्या पैदा करता है? कंपन, टकराव, नाद, घर्षण, आवाज़ पैदा करे, तो ऐसे वर्ण को हम सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ घोष का अर्थ जो मैंने आपको बताया है, नाद, आवाज़, गरज, माने गरज के साथ, आवाज़ के साथ
तेज आवाज़ के साथ जो आवाज़ उच्चारित होती है उन्हीं को हम घोष व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु हवा से किसी भी स्वर तंत्रियों से किसी भी तरह की टकराव, कंपन, नाद, गरज, आवाज़, संघर्ष या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ऐसे अक्षरों को हम घोष या वर्ण कहते हैं। जैसे ग, घ, अंगा। देखिए हमारी आवाज़ में कैसे आ रहा है, ग, घ, अंगा, मालूम पड़ रहा है बादल गरज रहे हैं। और उसी तरह क ख बोलेंगे तो नहीं आवाज़ आएगी, क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। तो इस प्रकार से जो है जो बाकी 3 वर्ड आ रहे हैं ऐसे आवाज़ आती है जैसे हम जो है कोई मतलब बादल गरज रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात होता है कि पहला 2 अक्षर जो हम बोलेंगे तो साफ साफ समझ में आता है, बाकी 3 जो अक्षर होता है लास्ट वाला वो समझ में नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे देखिए क, ख साफ सुनाई दिया, ग, घ, गंगा, 3 वर्ड हम क्या बोले आप खुद नहीं सुने होंगे। उसी प्रकार च, छ, देखिए क, ख ये साफ सुनाई देगा लेकिन ये आपको सुनाई नहीं देगा। क, ख, ग, घ, गंगा। फिर देखिए यहाँ च, छ, च, छ, ज, झ, इया, च, छ, ज, झ, इया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ट, ठ सुनाई देगा आपको लेकिन है नहीं, ये तीनों नहीं सुनाई देगा। ट, ठ, ड, ढ, ड़ा, ठीक है। त, थ सुनाई देगा, द, ध, न ये आपको नहीं सुनाई देगा। फिर देखिए प, फ साफ साफ सुनाई दे रहा, प, फ, लेकिन ये बाकी वाला नहीं सुनाई देगा, ब, भ, म। फिर इस प्रकार से जो ये है ये आपको गरज और आवाज़ और तरंगित होने के कारण स्पष्ट आवाज़ नहीं आती है। यही जो है हमारा क्या है, घोष व्यंजन है। और जो आवाज़ हमारा स्पष्ट आता हो और कानाफूसी में आता हो ये हमारा अघोष व्यंजन है। फिर देखिए लिखा घोष सघोष वर्णों की संख्या कुल होती है 31, मैंने आपको बताया ही है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्णों की तृतीय, चतुर्थ और तथा पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजनों अ, र, ल, व के साथ सभी स्वर 11 व ह घोष व्यंजन होते हैं। तो मतलब घोष व्यंजन में कौन कौन आते हैं यहाँ आप देख लीजिए। ये आपका हो गया ग, घ, गंगा, ज, झ, झइया, ये तीसरा अक्षर है, ये चौथा, ये पांचवा, ड, ढ, अड़ा, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार से ये 15 वर्ण हो गए। फिर अ, र, ल, व ये अंतस्थ जो है 4 अक्षर हो गए। फिर है आपका जो है हो गया। फिर अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए, ओ, औ तक जो है ये 11 वर्ड ये आते हैं। कुल मिलाकर के आपका 31 वर्ड यहाँ पर हो जाता है। अब आपको जो है जो घोष व्यंजन कौन कौन होते हैं उसको मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर घोष या सघोष व्यंजन, ठीक है। तो ये आपका जो है क, ख आप जानते ही हैं कि अघोष व्यंजन है। च, छ क्या है, अघोष व्यंजन है। ट, ठ क्या है, अघोष व्यंजन है। त, थ क्या है, अघोष व्यंजन। प, फ क्या है, अघोष व्यंजन है। और घोष व्यंजन कौन है, देखिए यहाँ पर ये वाला तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन और ये पांचवा लाइन, ये जो है आपका क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा जो है आपका घोष व्यंजन है, ठीक है। अब हम आपको जो है जो ट्रिक मैंने आपको बताया था वह ट्रिक मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें टाइम लेने से ज़्यादा फ़ायदा हमको नहीं है, बल्कि मैं जो शार्ट ट्रिक बताने वाला हूं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ को बताएंगे तो उसमें आपको स्पष्ट होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लेने से फिर हमको दोबारा उसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं घोष और सघोष व्यंजनों का। इसमें आप लिख कर पढ़ा भी सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। अब जो मैं शार्ट ट्रिक जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो शार्ट ट्रिक क्या है, उसके जो है मैं एक ही जो है पन्ने पर एक ही पेज में अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष सभी का जो है शार्ट ट्रिक बना दिया हूँ और उसको आपको बस समझा दे रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। और आप जो है इसको अगर लिख लेंगे तो आपको बस उसी तरह लिख दीजिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको मालूम हो जाएगा कौन वर्ड हैं, ठीक है। पढ़ाने के लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन बशर्ते अगर आपको कोई पूछ दे कि कौन वर्ड किस वर्ग के अंतर आते हैं तो आप बता दे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष का शार्ट ट्रिक, ये फर्स्ट वाला जो है ट्रिक है। अब देखिए लिखा है यहाँ अघोष वर्ण और यहाँ लिखा है सघोष वर्ण, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि
हर वर्ग में 5 वर्ग होते हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, प फ ब भ मैं हो गया आपका। उसके बाद क्या आता है अ र ल व। उसके बाद क्या आता है, देखिए ये अल्पप्राण है ना, इसमें लिखे हैं अ र ल व, ठीक है। उसके बाद आता है श श श, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सभी स्वर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आप जो है क ख ग घ ङ जो है 25 वर्ड लिख लीजिए स्पर्श व्यंजन। उसके बाद पहले लाइन के नीचे यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ छोड़ दीजिएगा, नील कर दीजिएगा, यहाँ नील रहेगा। और यहाँ पर लिखिएगा श, मतलब बड़ा श, पेटफरुआ श, छोटा श, इसको व्याकरण की भाषा में तालव्य श, इसको मूर्धन्य श और इसको दंती श कहते हैं। तो ये जो ख है, इस ख के नीचे लिख लीजिएगा श श श, ठीक है। और ये जो ग है उसके नीचे लिख लीजिएगा अ र ल व, अंतस्थ व्यंजन लिख लीजिएगा, ये उसमें व्यंजन है। और जो चौथा है घ, घ के नीचे आप है लिख दीजिएगा। और जो अंगा है इसके नीचे लिख दीजिएगा सभी स्वर, ठीक है। बस यही हमारा ट्रिक है, इसी में दोनों मौजूद है। अब आप यहाँ देखिए क ख, यहाँ जो अघोष वर्ण है, फिर यहाँ लिखा सघोष वर्ण, इसको मैंने मोटी हेडिंग में डाल दिया है कि इसके इधर जितना अक्षर है सब क्या है, सघोष वर्ण में आते हैं। पहले अघोष सघोष समझ लीजिए, फिर अल्पप्राण महाप्राण समझ लीजिएगा। तो ये देखिए जो अंडर मिड लाइन है, बीच वाली लाइन, इस लाइन के इधर जितने भी वर्ण हैं ये सब क्या हैं, सघोष वर्ण हैं। और इसके इधर जितने वर्ण हैं ये क्या हैं, अघोष वर्ण हैं। तो एक प्रकार से देख लीजिए अघोष वर्ण कौन कौन है। यहाँ देख लीजिए क ख क्या है, अघोष वर्ण, च छ अघोष वर्ण, ट ठ अघोष वर्ण, त थ अघोष वर्ण, प फ अघोष वर्ण और श श श, ठीक है। ये आपके क्या है, सभी टोटल अघोष वर्ण है, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि अघोष वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, 13 है, ठीक। अब आप सघोष वर्णों में आ जाइए। सघोष वर्णों में देखिए आपका ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ आड़ा, द ध न, ब भ म, ये आपका 3 पचे 15, ये आपका हो गया। उसके बाद देखिए अ र ल व, आप जो है अ र ल व किस में आते हैं, सघोष वर्ण में आते हैं। फिर आपका है भी क्या आता है, सघोष वर्ण में आता है। फिर आपका जो सभी स्वर है, मतलब 11 स्वर होते हैं ना, ये भी आपके किस में आते हैं, सघोष वर्ण में आते हैं। तो आप जो है यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पहला दूसरा वर्ण प्लस स, मतलब 13 वर्ण जो है आपके अघोष में आते हैं। और घोष वर्ण में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस अ र ल व प्लस है और सभी स्वर, कुल मिलाकर के 31 वर्ण जो है आपके किसमें आते हैं, सघोष वर्ण में आते हैं। इसी चार्ट में आपको अल्पप्राण और महाप्राण का भी वर्गीकरण कर दिया गया है, आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ ऊपर वाला हटा दीजिए दिमाग से, इसको अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप मोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे ऐसे है ना, इसी को आप मोड़ देंगे तो आराम से समझ जाएंगे कि जो है अल्पप्राण महाप्राण क्या है। अब देखिए मैंने इसको मोड़ दिया, ठीक है। इसी तरह आप भी चार्ट बना करके यहाँ आप मोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे देगा कि अल्पप्राण महाप्राण कौन कौन है, ठीक है। अब दूसरा चार्ट नहीं है, बस यही चार्ट है। अब देखिए अल्पप्राण में कौन कौन आ रहा है। अल्पप्राण में क च ट त प, ये आपका जो है पहला लाइन जो है ये आपका अल्पप्राण हो गया। फिर अल्पप्राण में तीसरा लाइन, पहला तीसरा और पांचवा, जो देखिए अल्प में मैंने बताया है 3 वर्ण है, इस नाते विषम राशि वाला है। तो हो गया पहला तीसरा और पांचवा, ये आपका विषम राशि वाला हो गया अल्पप्राण। तो पहला अक्षर क ग और अंगा, ये आपका हो गया अल्पप्राण। फिर इसमें च ज, फिर इया अल्पप्राण है। फिर आपका ट ड और अल्पप्राण है। फिर त द और न क्या है, अल्पप्राण है। फिर आपका प ब और मैं क्या हो गया, अल्पप्राण हो गया, ठीक। इसके साथ ही साथ ये जो श श श है, ये क्या है, देखिए इसको सांस लेने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे हम आपको बताए थे ना, ख के लिखने में क्या होता है, के एच ये होता है। छ के लिए क्या होता है, सी डबल एच ये होता है। ड के लिए, ठ के लिए क्या होता है, टी एच होता है। थ के लिए टी एच ये होता है, ठीक है। और फ के लिए होता है पी एच ये होता है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए एस एच ये आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सब में जो है कानाफूसी वाली आवाज़ आती है, ख छ ठ
ठीक है। तो ये आपका हो गया महाप्राण। उसी प्रकार देखिए ये आपका ये आपका अल्पप्राण है, फिर आपका ये जो है अल्पप्राण है। महाप्राण में देखिए इसी तरह इसमें आ जाएगा GH ए, झ का होगा JH ए, ढ का होगा ठ ड TH ए, फिर ध का होगा DH ए, फिर भ का होगा BH ए। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हकार छुपा होता है। महाप्राण में क्या छुपा होता है? हकार। देखिए इस सब में जो है यच आया है, ठीक है, इस सब में यच आया है, ये हकार होता है। तो इस प्रकार से इसी शॉर्ट ट्रिक में आप जो है अल्पप्राण और महाप्राण छांट लेंगे। यह आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको पूरा जो है इस तरह से आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है आपका अघोष व्यंजन जब इस तरह लिखेंगे तो यहाँ मत देखिएगा, इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिएगा कि मतलब जो है ये जो है अल्पप्राण महाप्राण इसको समझिए कैसे नहीं हम देख रहे हैं, ऐसे बंद कर दीजिएगा। आपको अघोष सघोष ऐसे दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अब अघोष वर्ण जो है ये लाइन जो अंडरलाइन है इसके इधर सब अघोष है और इसके इधर सब सघोष वर्ण है, ठीक। और आपको अगर अल्पप्राण महाप्राण देखना है तो इसी को जो है आप इस तरह कर दीजिएगा, ठीक है। और आप जो है अब यहाँ अल्पप्राण 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 और यहाँ महाप्राण महाप्राण व्यंजन, ठीक है। अब इसमें महाप्राण में श आएगा और अल्पप्राण में अर लव, और फिर महाप्राण में जो है आता है, फिर अल्पप्राण में सभी स्वर, मतलब सभी स्वर जो है अल्पप्राण है महाप्राण है, अर लव क्या है अल्पप्राण है, और श क्या है महाप्राण है। अब यहाँ देखिए साफ में लिखा है कि अल्पप्राण 1 3 5वां वर्ण अर लव तथा सभी स्वर क्या हैं अल्पप्राण हैं, और महाप्राण में जो है 2 4वां वर्ण और श और प्लस है, ये क्या है महाप्राण है, ठीक है। अब इसके बाद मैं एक दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ जो इससे भी आसान है, जो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वैसे ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को यह शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा, पहला दूसरा जो भी अच्छा लगा होगा, जैसे पहला अच्छा लगा होगा तो पहले लिखिएगा कि मतलब पहला बहुत बढ़िया है, या कोई दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो दूसरा शॉर्ट ट्रिक अच्छा रहेगा तो आप लोग बताइएगा दूसरा अच्छा है, ठीक है। अब मैं जो दूसरा बताने जा रहा हूँ उसको देखिए। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही शॉर्टकट में है, बस कुछ करना नहीं है। यहाँ देखिए यहाँ लिखा गया है अल्पप्राण महाप्राण अघोष सघोष का शानदार शॉर्ट ट्रिक, ये दूसरा वाला है, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, आप जानते ही अल्पप्राण जो है कौन कौन आता है, पहला दूसरा और तीसरा, और महाप्राण में आता है नहीं पहला और तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, क्योंकि अल्प में 3 शब्द है तो 3 मतलब विषम, और महा में 2 शब्द है तो सम वाला होगा। तो ये हो गया 1 3 5 अल्पप्राण, और यहाँ लिख दीजिए महाप्राण, ठीक। ये तो लिख सकते हैं ना, पहले अल्पप्राण फिर महाप्राण, ठीक है। उसके बाद कौन कौन वर्ड आते हैं ये भी लिख दीजिएगा, पहला तीसरा पांचवा, और इसमें लिख दीजिएगा दूसरा चौथा, ठीक। पहले आया है अल्पप्राण में स्वर पहले आता है, उसी प्रकार अघोष लिख दीजिएगा, यहाँ पर अघोष पहले और सघोष बाद में लिख दीजिएगा। तो यहाँ होगा अघोष, अघोष में पहला और दूसरा वर्ड आता है, और सघोष में तीसरा चौथा और पांचवा आता है, ये हो गया। तो जब हम लिखते हैं ये 25 जो है क्या है, ये स्पर्शी व्यंजन है, इतना जो है क्या है स्पर्श व्यंजन के लिख दीजिएगा, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ त थ द न प व म, तो मैं तकले आप आ जाएंगे। उसके बाद आता है अ र ल व आता है ना, तो अ र ल व जो है आप इधर लिखिएगा यहाँ, ठीक है। और आता भी है कि जो है म के बाद अ र ल व आता है, तो इसके बाद पहले अ र ल व लिखेंगे ही। उसके बाद क्या नीचे सबसे नीचे क्या आता है, छोटा स बड़ा स पेटफरुआ स और श, ये आपका आता, फिर है आता है, तो है को आप किनारे कर दीजिएगा, बाद में कर दीजिए, यहाँ किनारे कर दीजिएगा, ठीक है, इस किनारे कर दीजिएगा। और बचा आपका स्वर, तो स्वर को इस किनारे कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए स्वर जो है सभी स्वर जो है इसको इस साइड में, और ये जो है मैं तक यहाँ हो गया अल्पप्राण में, फिर अ र ल व यहाँ आ जाएगा, और श जो है श ये आप लिखेंगे, और है जो है चूँकि स्वतंत्र स्वर अंतर्मुखी है, इसको आप इस किनारे कर दीजिएगा, ठीक। अब आपका जो है ये तैयार हो गया कि कौन वर्ड क्या है। अब इसको आप तिरछा क्या कर देंगे, ऐसे चिन्ह खींच दीजिएगा, ठीक है। अब ये बता रहा है, क्या बता रहा है
कि जो अ र ल व है ये क्या है, सघोष व्यंजन है। कौन व्यंजन है, सघोष व्यंजन है। और स श श क्या है आपका, अघोष व्यंजन है। ठीक। और आपका जो है देख रहे हैं ना, है तो है जो है आपका, ये दोनों मिला दीजिएगा। है आपका सघोष है और महाप्राण है क्या है, सघोष है और महाप्राण है। ठीक इसी प्रकार जो है सभी स्वर क्या है, अघोष हैं और अल्पप्राण है। ठीक है, सभी स्वर आपको बाएं साइड में लिखना है और है जो है कहाँ लिखना है, दाएं साइड में लिखना है। अर ल व इधर लिखना है और श इधर लिखना है। और उसके बाद ये आप जो है यहाँ क्या करेंगे, ऐसे गुड़ा मार दीजिएगा। इसे अगर कोई पूछेगा कि अर ल व क्या है तो तुरंत जो है आप लिखिएगा सघोष व्यंजन। फिर पूछेगा श तीनों स कौन है, तो आप जो है महाप्राण में पूछेगा तो कहिएगा महाप्राण है। अगर अघोष घोष में पूछता तो कहिएगा घोष है। इसी प्रकार अर ल व पूछता है कोई कि अल्पप्राण है महाप्राण है तो आप लिखिएगा अल्पप्राण। अगर पूछता है कि सघोष है का घोष है तो आप बता दीजिएगा सघोष है। वैसे भी अल्पप्राण य से स्टार्ट होता है और अघोष शब्द जो है यर ल व क्या अंतस्थ है, अंतस्थ है तो ये अंतस्थ है तो ऐसे अल्पप्राण भी है और ये क्या है, अघोष भी है। नहीं जो है अल्पप्राण है और ये सघोष है। ठीक है, और श जो है महाप्राण है और अघोष है। और ये आपका जो है यह आपका दोनों है, मतलब क्या है, सघोष भी है और महाप्राण भी एक साथ है, नीचे ऊपर है। और सभी स्वर जो है क्या है, अघोष है और अल्पप्राण है। ठीक है, इससे आप मिलाकर देख सकते हैं। देख लीजिए, आप अर ल व कह रहे हैं ना, अर ल व क्या है, तो अर ल व को आप देख लीजिए। अर ल व क्या है, अल्पप्राण है। पहला बात क्या है, अल्पप्राण है। इसके बाद देखिए क्या है, सघोष वर्ण है। क्या है, सघोष वर्ण है। ठीक है, उसके बाद स क्या है, तो स क्या है, आप यहाँ देखिए लिखा है महाप्राण और क्या लिखा है, अघोष व्यंजन। तो देख लीजिए यहाँ पर स क्या है, महाप्राण है और ऊपर जाइएगा तो देखिएगा क्या है, अघोष व्यंजन है। ठीक है, फिर इसी प्रकार देखिए है क्या है महाप्राण है और सघोष है। तो यहाँ देख लीजिए आप, है जो है महाप्राण है, देखिए है क्या है, महाप्राण है और क्या है, सघोष वर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार जो है सभी स्वर, यहाँ सभी स्वर क्या हैं, अघोष हैं और अल्पप्राण है। तो यहाँ देखिए लिखा है सभी स्वर, तो सभी स्वर क्या है, अल्पप्राण है और क्या है, सघोष हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम बता सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट में लिख देखें कि सभी स्वर क्या हैं। अगर आप मान लीजिए इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं कि कौन सर जी कब क्या बताए थे, इसको तो हमारे समझ में नहीं आता है, आ रहा है, तो यहाँ लिख दिए हैं सभी स्वर क्या है, अघोष और अल्पप्राण है। तो यहाँ देखिए सभी स्वर लिखा है, यहाँ सभी स्वर लिखा है, क्या है, अघोष और अल्पप्राण। तो अघोष भी है और अल्पप्राण है, देखिए यहाँ। ठीक है, फिर क्या है, स क्या है, महाप्राण है और अघोष है। तो महाप्राण यहाँ हो गया, स क्या महाप्राण है और क्या है, अघोष है। देखिए यहाँ पर अघोष हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है क्या है आप नहीं समझ पाएंगे है क्या है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है। देखिए है सघोष है और महाप्राण है, तो है क्या है आपका, सघोष है और महाप्राण है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर य र ल व ये क्या है, तो य र ल व क्या है, अल्पप्राण है। आप भी बता सकते हैं क्या है, देखिए अर ल व क्या है, यहाँ पर दिया ना, अल्पप्राण है। और क्या है, अल्पप्राण का तिर कहाँ गया है, सघोष पर गया है, प्लस क्या है, सघोष व्यंजन है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमारा यह दूसरा और पहला जो शार्टिक है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और अवश्य करिएगा। और अपने जो प्रिय मित्र हैं, नात बात रिश्तेदार जो भी हैं, जो आपके नात बात रिश्तेदार में बच्चे जिनके पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं टेट सीटेट सुपर टेट की, उनके लिए बहुत ही ये जो है महत्वपूर्ण है। इसमें से ज़रूर प्रश्न आता है और आप लोग इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।